ओके, थोड़े से गैप के बाद अपनी क्लास हो रही है, तो पिछली क्लास का फास्ट रिकैप लेंगे अपन। और आज का लेक्चर बेसिकली सवालों पे जाएगा ना, प्रैक्टिस ही होने वाली है। तो मैं फटाफट से आपको उन दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये फेस डायग्राम में थे, फेस डायग्राम में मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताना, ये तो आपको बता दिया था। इसके आगे बढ़ते अपन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। ये नेक्स्ट दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपन ने चालू कर दी थी, तो सब बच्चे इधर ध्यान से सुनेंगे ना, ये रिकैप वाला पार्ट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, ये दो नई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चालू कर रहे हैं। इसके अपन यहाँ पे सवाल प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप बहुत अच्छे से फोकस डायरेक्ट करके इन्वॉल्व होके चीजें करेंगे तो आपसे क्लास ही क्लास के अंदर चीजें काफी कुछ क्लियर हो जाएंगी और बाद में सवाल बनना भी चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फेस डायग्राम फटाफट से आपको याद दिला दूं। जो व्हाइट कलर का बना हुआ है वो फेस डायग्राम है प्योर सॉल्वेंट का। वाटर मान ले ना, वाटर अपन ने लिया, तो पानी का ये फेस डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये वाला रीजन इधर सॉलिड है, बीच वाला रीजन लिक्विड है, और इधर गैस स्टेट चल रही है। और टीबी यानी 100 डिग्री सेल्सियस, अगर प्रेशर 1 atm लेते हैं तो ना, एक बार के लिए इसको 1 atm ले, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की वेपर का प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 atm, और उस समय लिक्विड और गैसेस फेज इक्विलिब्रियम में होती है। ये हमारी इक्विलिब्रियम बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर है अपन 1 atm की ये ग्रीन लाइन, 100 डिग्री सेल्सियस की येलो लाइन जहां मीट कर रही है, ये टी और पी पर लिक्विड और गैस यानी कि वाटर और स्टीम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, फिर आपने उसमें कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दी, तो आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से प्रेशर घट जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो जो चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm में प्रेशर जनरेट कर पा रही थी, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही प्रेशर जनरेट कर पा रही थी, उसमें जैसे हमने नमक, चीनी या कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, वो सिस्टम का प्रेशर ड्रॉप होके नीचे आ गया, ये ब्लू लाइन सॉल्यूशन के लिए। तो जो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर था, अब वो यहाँ पे आ चुका। तो बॉइलिंग कंटिन्यू करने के लिए द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग इज, जिस समय किसी लिक्विड की वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो तब बॉइलिंग होती है। तो अभी सॉल्यूशन के लिए इस टेम्परेचर टीबी पे ये जो प्रेशर की वैल्यू है वो पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं, तो वापस से इसको पी एक्सटर्नल के बराबर पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ अपने को टेम्परेचर देना पड़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। वो टेम्परेचर का एलिवेशन डेल्टा टीबी, एलिवेशन मतलब बढ़ोतरी। तो डेल्टा टीबी अमाउंट से हमने टेम्परेचर बढ़ाया और एक नया टेम्परेचर टीबी डैश अटेन किया, जहां पे वेपर प्रेशर फिर से एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया है, यानी बॉइलिंग की कंडीशन आ गई। तो जहां पे प्योर सॉल्वेंट टीबी टेम्परेचर बॉइल होता था, सॉल्यूशन टीबी डैश पे बॉइल हो रहा है। तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है वो आपको सॉल्यूशन का फेज डायग्राम है, जो थोड़ा शिफ्टेड है, ये बाउंड्री शिफ्ट होगी, ये शिफ्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। करस्पॉन्डिंगली इधर की तरफ देखें तो ये फ्रीजिंग पॉइंट था, नए ब्लू लाइन के हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ डैश पे आ गया। तो ये जो डिफरेंस है डेल्टा टीएफ, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। अगर 0 डिग्री था तो हो सकता है -2 डिग्री हो गया, -1 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री का डिप्रेशन या 2 डिग्री का डिप्रेशन अकॉर्डिंगली इस तरह से बोल पाएंगे। ठीक है, तो फेज डायग्राम के अंदर ये हमारे पास में डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ चुके हैं। ठीक, ठीक है, अब आते हैं अपन, ये अपन ने बताया था, फटाफट से देखेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर प्योर सॉल्वेंट के केस में हमने बोला था T इक्वल टू टीबी पे, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, T इक्वल टू टीबी पे लिक्विड फेज वेपर फेज इक्विलिब्रियम में थे, यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट वाज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स ऑफ दिस सॉल्वेंट। ठीक है, इधर की तरफ T इक्वल टू TF जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, तो इक्विलिब्रियम है बिटवीन द सॉलिड सॉल्वेंट एंड द लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के लिए ये इक्विलिब्रियम अब टीबी डैश टेम्परेचर पे आता है, बॉइलिंग की कंडीशन टीबी डैश है, टी इक्वल टू टीबी डैश पे हमारे पास में लिक्विड और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है वो आपको थोड़ा ध्यान देना है ना, ये चीज थ्योरेटिकल सवालों में पूछ लेते हैं। इधर की तरफ सॉल्यूशन नहीं लिखा हो, ठीक है, इस तरफ सॉल्यूशन नहीं, दिस इज सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन में से भी सिर्फ सॉल्वेंट ही है जो कि वेपर में जाता है, और इधर से वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट कंडेंस होती है। पूरा सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स। सिमिलरली इधर की तरफ देखें
तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट ही है जो कि सॉलिडिफाई हो रहा है या फ्रीज हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आपको ध्यान रखना है। डाइल्यूट कंडीशंस के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और उन सब सिनेरियो में ऐसा माना जाएगा कि जब भी फ्रीजिंग होती है तो इट इज द सॉल्वेंट व्हिच फ्रीजेस आउट। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया कि जब फ्रीजिंग करते हैं तो उसमें से जो चीज सॉलिडिफाई होती है या फ्रीज होती है वो सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होता है, सॉल्वेंट फ्रीज होता है। तो सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन अंडरगोज फ्रीजिंग, तो यानी ये प्योर सॉल्वेंट है जो सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं। ठीक है, तो ये चीज अपन ध्यान रखेंगे, ये दोनों के अंदर सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन जो सॉलिडिफाई हो रहा है और सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ही वेपर में जा रहा है। ठीक, फिर अपन ने बोला था कि जो डिप्रेशन सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना था, टीबी डैश माइनस टीबी ऐसे डिप्रेशन टीएफ माइनस टीएफ डैश। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी अगर शब्द आपको याद हो, ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी हम बोलते थे कि अगर आपने 1 मोल सॉल्यूट का 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मिलाया, 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, मोलैलिटी विल बी 1। ये मोलैलिटी है नॉर्मल वाली, मतलब अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अंदर जाके मान लो सॉल्यूट टूटने लगा, डिसोशिएट होने लगा, तो भेजा तो 1 मोल था लेकिन अंदर जाके 1.5 मोल हो गया, 1.7 मोल हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कितना परसेंटेज टूट रहा है वो तो वेरी कर जाएगा। बट द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम आर डिफरेंट देन द एडेड पार्टिकल्स, जितने ऐड किए गए थे। तो उस वजह से हमारी जो मोलैलिटी है वो 1 नहीं रहेगी। अभी आपने 1 मोल मिलाया लेकिन अंदर जाके 1.5 मोल हो गया 1 kg सॉल्वेंट में, तो मोलैलिटी ऑब्जर्वेशन के अंदर 1.5 ली जाएगी। तो जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इज प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी, सिमिलरली दिस इज प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी केबी और केएफ, ये वो दो प्रमुख फॉर्मूले सभी बच्चे ध्यान से देख लें जिसपे आज का पूरा लेक्चर जाएगा, क्योंकि हम सवाल ही सवाल लगाएंगे और ये चीजें काम में आने वाली। तो बहुत छोटे से एकदम फॉर्मूले हैं, डेल्टा टी इक्वल टू केबी इंटू एम ऑब्जर्व्ड, डेल्टा टी इक्वल टू केएफ इंटू एम ऑब्जर्व्ड। केबी एंड केएफ आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और नाम इनके ये थे मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, नाम लिखा हुआ से कोई ज्यादा अपने को रेलेवेंस नहीं है। ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी का क्या लॉजिक है, अगर आप सवाल में वांट फैक्टर से प्रोसीड करना चाहते हैं, निकाल पा रहे हैं, तो जो एक्सपेक्टेड मोलैलिटी थी इनटू दी वांट फैक्टर, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वाली मोलैलिटी आ जाएगी। या कुछ केसेस में आई नहीं निकाल पाएंगे, हम अपनी अपने कॉमन सेंस से कैलकुलेशन के थ्रू निकाल लेंगे ऑब्जर्व मोलैलिटी, तो वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, केबी और केएफ के बारे में कुछ बातें बताई गई थी। यूनिट डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, इधर भी यही है, या फिर केल्विन केजी पर मोल, दोनों सेम ही है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। डेल्टा टीबी इज चेंज ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम रहता है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे अभी नहीं जा रहे, जरूरत नहीं, इस पॉइंट पे भी नहीं जा रहे, अभी जरूरत नहीं, ये फॉर्मूले अपन लोगों ने लिख लिए थे। ठीक है, आर क्या है, टीबी क्या है, एल वी, ये सब डिफाइन किया था, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सवालों में कहीं भी, तो ये चीज पे हम अभी समय दोबारा से रिकॉर्ड में नहीं लगा रहे। चलिए सवाल करेंगे, तो फॉर्मूला जो याद रखने का क्या हो गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। ठीक है, अब करते हैं सवाल। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन नोट करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को अपन रिकॉर्ड करके रखें, मतलब कि कितने अपन ने प्लस किए, +4, कितने में -1, स्कोरिंग करते जाए। क्वेश्चन नंबर 1 डिक्टेट कर रहा हूं, लिखेंगे। सभी बच्चे चैटिंग वाला पार्ट बंद करके अब लिखने पे ध्यान देंगे। ठीक है, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट एलिवेशन इन बीपी एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, calculate elevation in boiling point and depression in freezing point when 5.85 grams of NaCl is mixed in 5.85 grams of NaCl is mixed in 1 liter water. Calculate elevation in boiling point and depression in freezing point when 5.85 grams of NaCl is mixed in 1 liter water. Kb और Kf की वैल्यूज नोट करेंगे। Kb of H2O, सॉल्वेंट यहाँ पे H2O है तो उसका Kb of H2O is 0.52 डिग्री सेल्सियस Kg पर मोल। ठीक है, यूनिट तो ध्यान है आपको भी। Kb की वैल्यू आ गई है 0.52 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल
KF की वैल्यू है H2O के लिए 1.86 सेम यूनिट 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो सतीश अब सवाल करोगे, सारे सवाल यहाँ बनने लग जाएंगे ना। और नमन, इस वाले के अंदर आज एक्यूरेसी अपनी रिपोर्ट करना कितने सही करते हो ना, कौन सा कब क्या पढ़ेंगे उसकी बजाय इस पे अगर सवालों के अंदर कितना सही करोगे ये देखूंगा मैं। तो तुम्हारे आंसर आने चाहिए। नमन के आंसर एक्सपेक्टेड है और सतीश जो दिक्कत बता रहे उसको भी देखते हैं। ठीक है, चलो भाई नमन आंसर निकालो। कृष्णा ने आंसर बोला है 0.104, ये पहले पार्ट का होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 0.104 कई सारे बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं। यश ने डेल्टा TF रिपोर्ट किया है 0.372, तो डेल्टा TB की वैल्यू सभी बच्चों का 0.104 दिख रही है और डेल्टा TF के लिए 0.372 लिखा है, तनय ने 0.386 लिखा है। तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हाईलाइट पॉइंट्स क्या क्या है कि अपने को डेल्टा TB और डेल्टा TF निकालना है। तो ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ये पूछने का मतलब अपने से डेल्टा TB पूछ रहे हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये पूछने का मतलब अपने से डेल्टा TF पूछ रहे हैं। और इन दोनों के लिए हमने फॉर्मूले देखे अभी। डेल्टा TB होता है KB इंटू एम ऑब्जर्व और ये होता है KF इंटू एम ऑब्जर्व। KB KF देर के बस ऑब्जर्व मोलैलिटी निकालनी। ठीक, तो ऑब्जर्व मोलैलिटी क्या होगी वो अपन फोकस कर लेते हैं। Observed molality will be observed number of moles of solute upon weight of solvent in kilograms. तो मैं observed moles निकालूंगा। NaCl के मोल्स निकालते पहले। गिवन मास 5.85 अपॉन मोलर मास 58.5। एक एक स्टेप देखते जाएंगे, खासतौर पे वो बच्चे जिनको डाउट होता है या चीजें नहीं बनती हो कह रहे हैं, तो उनको दिखेगा कि सवाल के अंदर कंटेंट कुछ नहीं रहता है, बहुत सीधा स्पष्ट रहता है। डेल्टा TB का फॉर्मूला लगाने के लिए KB इंटू एम ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मोलैलिटी क्या होगी? ऑब्जर्व मोल्स। ऑब्जर्व का मतलब टूट फूट के बाद जो फाइनली मोल्स होंगे सिस्टम में वो मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम। तो ये 5.85 अपॉन 58.5 ये तो मोल्स निकले NaCl की। NaCl एक सॉल्ट है जिसका अल्फा नहीं दिया। ये पॉइंट मैंने पिछली क्लास में भी बोला था जब हम बॉन्ड फैक्टर वगैरह पढ़ रहे थे। अगर हमें अल्फा नहीं दिया रहता है तो हम 100% डिसोसिएशन मानते हैं। तो NaCl 100% अंदर जाके टूट जाएगा। इसका मतलब कैसा बच्चे सुन ले जिनसे खासतौर पे नहीं बनती है। अगर मैं 2 NaCl डालूंगा पानी में तो दोनों अंदर जाके Na+Cl- से टूट गए। हर एक जने ने टूट के 2 पार्टिकल दिए, तो 2 से कितने बन गए? 4। अगर 10 NaCl डालूंगा 10 के 10 अंदर टूट गए। हर एक ने कितने पार्टिकल देने? 2 देने, तो 10 से कितने आ गए? 20। कुल मिलाकर के क्वांटिटी डबल हो जाती है। जो हम क्वांटिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे अंदर जाके वो पूरी तरह से 2 पार्टिकल्स में टूटने की वजह से डबल होने वाली। तो ये तो मोल्स NaCl के, लेकिन अंदर जाके वो स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो इंटू 2 ये आ जाएगा 2/10। 1/5 लिख सकते हैं बट 2/10 ही रहने देते हैं। ठीक, 2/10 मोल। ऑब्जर्व्ड मोल्स आ गए। सॉल्वेंट के वेट की बात करते हैं। ठीक है, एज वाटर इज सॉल्वेंट तो हम डेंसिटी को अगर जरूरत पड़ती है तो 1 ग्राम पर ml मान लिया करते हैं। तो इसका मतलब जो 1 लीटर है इट इज इक्विवेलेंट टू 1 kg। तो पानी के केस में डेंसिटी 1 ग्राम पर ml रहती है, या किसी और कभी कोई सॉल्वेंट दे दिया जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगी तो वहां पे 1 लीटर और 1 kg एक ही बात है। तो 1 लीटर पानी लिया था मतलब 1 किलोग्राम पानी लिया था, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गया? 1 kg। तो ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी will be 2/10 upon 1, that is 2/10। फिर डेल्टा TB लिखूं अगर मैं KB इंटू एम ऑब्जर्व्ड। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, समझने वाला पार्ट इतना ही था। जिनको भी नोट करना है तेज स्पीड से नोट करें।
अब तो डेटा प्लग कर रहे हैं बस। Kb की वैल्यू 0.52 इंटू 2/10, इसीलिए मैंने इसको 1/5 नहीं लिखा था, कैलकुलेशन आसान जाएगी। इसका 2 टाइम्स 1.04 अपॉन 10 0.104 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। चेंज है तो दोनों यूनिट में सेम चलता है। डेल्टा TF बराबर KF इंटू M ऑब्जर्व 1.86 इंटू 2/10 0.372 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, अजय आंसर निकाल लिए थे क्या? अजय ने आंसर निकाल लिए थे, ठीक है। बेटा तुम अकेले नहीं पढ़ रहे हो क्लास में, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, आंसर सॉल्यूशन सबको बताने पड़ते हैं, ठीक है। 50% बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि क्या चल रहा है उनको बताइए, ये पूरा सॉल्यूशन देना पड़ता है, ठीक है। तो सभी को साथ में लेके चलना पड़ता है। ये होम ट्यूशन नहीं चल रही अकेले अकेले 1-on-1 के ऊपर कि अपन एक बच्चे के साथ स्पीड चेंज करें, ठीक। तो जितने भी बच्चों का सही हुआ है वो अपने अपने को +4 दे देंगे, और बाकी लोग अपने को जिनका गलत हुआ है -1 दे देंगे। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया तो उनके लिए 0। बढ़िया शिवानी, अच्छी बात है, क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अगले सवाल पे आएंगे हम, थोड़ा समय और है नोट करने का, इसको नोट करना है, आंसर जी आ ही चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, find the boiling point and freezing point of a 10 liter aqueous solution. Find the boiling point and freezing point of a 10 liter aqueous solution which contains 5.85 gram NaCl, which contains 5.85 gram NaCl and 11.1 gram CaCl2. Find the boiling point and freezing point for a 10 liter aqueous solution which contains 5.85 gram NaCl and 11.1 gram CaCl2. ठीक है, CaCl2 का मोलर मास 111 होता है, NaCl का अपन ने यूज किया था 58.5। Kb और Kf की वैल्यू वही है, लास्ट क्वेश्चन में Kb Kf सेम है, ठीक है। अटेम्प्ट नहीं करने पर अपन, हाँ वो पुराना टाइम था -2 वाला। जो बच्चे अटेम्प्ट इच्छा से ही नहीं कर रहे हैं कि बैठे हैं सॉल्यूशन के लिए, वो -2 दें जरूर। जो बच्चे फाइट कर रहे हैं लेकिन नहीं अटेम्प्ट कर पाए, वो 0 दें। जो दर्शन कर रहे हैं, सवाल की सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं, वो अपने आप को -2 दें। जो अटेम्प्ट करके गलत कर रहे हैं -1, जो अटेम्प्ट करके सही कर रहे हैं +4। 4 वेराइटी, ठीक है। थैंक यू कीर्तन, कीप इट अप। तो अब आंसर्स की रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। नमन के आंसर का इंतजार है, पिछली बार नमन ने आंसर दिया था कि नहीं दिया था? कि हेनरीज लॉ पे अटका है नमन अभी? कृतिका ने दोनों आंसर रिपोर्ट कर दिए हैं, साक्षी ने एक आंसर रिपोर्ट किया, चर्चित ने दोनों रिपोर्ट कर दिए हैं। मोल्स किसके लेंगे? मोल्स दोनों के लेंगे भाई, दोनों ही सॉल्यूट है तो टोटल ऐड करेंगे। ये देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वो छोटे छोटे स्टेटमेंट यहाँ काम आते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करते, यानी सॉल्यूट की शक्ल से कोई लेना देना नहीं, उसको तो गिनने की टोटल कितने, ठीक है। तुमने शुगर डाला, नमक डाला, कुछ भी डाला, अल्टीमेटली सॉल्वेंट में कितने पार्टिकल अंदर हो चुके हैं टूट फूट के बाद, सब की मिला के वो टोटल मोल सही होगी, ठीक है। अब काफी बच्चों के आंसर रिपोर्टिंग चालू हो गई, तो देखते हैं सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक। अब मैं ऑब्जर्व्ड मोल डायरेक्टली लिखूंगा। NaCl के मोल्स 5.85/58.5 गिवन मास है मोलर मास, और हर पार्टिकल 2 में टूटता है, तो यहां से क्वांटिटी होगी इधर की तरफ
CaCl2, उसकी तरफ से जो पार्टिकल आ रहे हैं 11.1/111, ये मोल्स ऑफ CaCl2 हर एक जना 3 में टूटता है। जब तक अल्फा नहीं दिया है सॉल्ट्स के अंदर 100% डिसोसिएशन लेंगे और डायरेक्टली देखो कितने पार्टिकल में टूटता है, उतने गुना। 2 में टूटता है दुगना, 3 में टूटता है 3 गुना। ठीक है, ये मोल्स आ जाएंगे 1/10 इंटू 2, 1/10 इंटू 3, तो 2/10 प्लस 3/10, दैट इज 5/10, दैट इज हाफ। ऑब्जर्व्ड मोल्स हमारे पास में ये आ गए। 10 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, आधा मोल टोटल हमारे पास में हुआ है टूट फूट के बाद भी जाकर के, और सॉल्यूशन कितना 10 लीटर। इतना डाइल्यूट कंडीशन है कि हम प्रैक्टिकली यहाँ पर मोलैलिटी और मोलैरिटी को सेम मान लेंगे। ठीक है, एज सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, मोलैरिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मोलैलिटी। कुछ बच्चों ने इतना सोचे नहीं होगा, डायरेक्टली 10 लीटर को 10 kg मान लिया, लेकिन ये सॉल्यूशन का दिया था ऐसा, सॉल्वेंट का चाहिए होता है, बट सॉल्यूट की क्वांटिटी काफी कम है तो मोलैरिटी सेम ले लेंगे। तो हमारे पास में मोलैरिटी कितनी आ रही है, मोल्स 1/2 अपॉन वॉल्यूम 10, 1/20। ठीक है, दिस बिकम्स ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी। ऑब्जर्व्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एन भी ऑब्जर्व्ड को यूज करते निकाला हमने। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी आ गई। अब डेल्टा टी भी पे आते हैं, डायरेक्टली डेटा प्लग करते हैं। के बी 0.52 इंटू 1/20। ठीक है, तो ये 0.026 आ गया, या 0.026 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, चलो डेल्टा टी भी निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं। डेल्टा टी एफ विल बी 1.86 इंटू 1/20, 0.093 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कई सारे बच्चे सफलतापूर्वक यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब गलती क्या होती है, ठीक है यश मैं विराज बता दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि आपके सवाल के अंदर ऑप्शंस में ये भी दिया होगा, पूरी मेहनत से सब कुछ सही किया, लेकिन आप -1 ले जाएंगे अगर आपने ये चूज कर लिया, क्योंकि आपने सवाल में ध्यान नहीं दिया होगा कि ये डेल्टा टीबी नहीं पूछ रहे, टीबी पूछ रहे, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन, यानी टीबी डैश पूछ रहे बेसिकली। तो अपन जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में तो एलिवेशन आता है, तो जो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट था उसके अंदर में इतना ऐड कर दूंगा, टीबी प्लस डेल्टा टीबी। ठीक है, वाटर की बात करें तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली अपन क्या ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 प्लस 0.026, 100 प्लस 0.026, that becomes 100.026 डिग्री सेल्सियस। टीएफ डैश, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है तो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ अमाउंट से घट जाता है। वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 लेते हैं अपन, 0 में से इतना कम हो गया। ठीक, तो ये कितना बन गया, -0.093 डिग्री सेल्सियस। तो आपके फाइनल आंसर ये, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मोलैरिटी में रख के करेंगे कैसे, कहां पे रखोगे? अगर मोलैरिटी इक्वल ना हो तो सवाल होगा नहीं, डेटा आपको देना पड़ेगा, डेंसिटी देनी पड़ेगी सवाल के अंदर। ठीक है, अब सब बच्चे इधर ध्यान सुनेंगे, है ना, लिखिए मत। देखो जिन्होंने यहाँ पे छोड़ा उनका गलत है, आंसर गलत नहीं माना जाएगा। जिन्होंने यहाँ तक सॉल्व किया पूरा प्रॉपर उनका सही, उनको मिला +4, बाकी का -1 चल रहा है। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी को इक्वल कैसे मान लिया वगैरह वगैरह, तो मैं आपको ऐसे कहानी बता देता हूँ। देखो मेरे पास, अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 10 लीटर पानी रखा है, 10 लीटर पानी। उस 10 लीटर पानी में मैं इन दोनों का एक्चुअल में तो सर कितना मोल मिला है अपन ने, 0.1 मोल। वो तो टूट फूट के बाद के मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे पढ़े। इसका कितना है 0.1 मोल, इसका कितना है 0.1 मोल, 0.2 मोल सॉल्यूट का मिलाया है 10 लीटर पानी में। तो ये क्वांटिटी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसके ऐड करने से सिस्टम के अंदर वॉल्यूम में कोई बहुत मेजर फ्लक्चुएशन, इंटर फ्लक्चुएशन आए नोटिसेबल, वो भी नहीं होने वाला। दैट सिस्टम स्टेज एट 10 लीटर। 10 लीटर पानी इज 10 लीटर सॉल्यूशन।
क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, तो अगर 10 लीटर पानी के हिसाब से देखता मैं और 0.2 मोल, तो मेरे पास में क्या आती है, मोलैलिटी आ जाती है। मतलब उससे मोलैलिटी निकाले थे, 10 लीटर पानी 10 किलोग्राम पानी, वहां से मोलैलिटी निकालते। और क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी 10 लीटर है तो मोलैरिटी भी सेम आएगी। तो डाइल्यूट कंडीशंस के अंदर सॉल्यूट के सॉल्वेंट में ऐड करने से वॉल्यूम में फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे होते हैं, चीजें नहीं बदल रही होती हैं, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी हम सेम ले लेते हैं। ऐसा कई बार होगा सवालों में। ठीक है, इसकी आदत डालने के लिए मैंने अभी से बता दी। अब आप इस पर डिबेट कर सकते हैं कि सर अगर ये बराबर नहीं होते तो, अगर बराबर नहीं होते तो सवाल नहीं होता, फिर सवाल के अंदर उनको डेंसिटी देनी पड़ती कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देते, फिर मोलैरिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज करते, मोलैलिटी निकालते। अगर डेंसिटी दी होती तो वो यूज करके, दैट इज द प्रॉपर अप्रोच, वैसे ही जाते। लेकिन क्योंकि कोई डेटा दिया नहीं डेंसिटी वगैरह का, और हमारे पास में डिटेल्स मोलैरिटी निकलने की, मोलैरिटी की मिलेगी एक्चुअल में, तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि डाइल्यूट कंडीशंस है और ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, बोलो भाव्या। भाव्या कुछ कह रहे हो? हाँ, वो लेवल बढ़ जाएगा चर्चित अभी। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाव्य, क्या कह रहे हो? ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं मतलब, यस सर, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा मूड ऐसा हो रहा है ना, पढ़ाई पढ़ाई पे बातें करो सीधी सीधी बस। दो सवाल जिनके +4 चल रहे हैं, दोनों के अंदर बहुत बढ़िया तीसरा सवाल आ चुका है, जल्दी लिखेंगे। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ 0.2 नॉर्मल, equal volumes of aqueous solutions of 0.2 normal, normality दी 0.2 normal Na2SO4 and 0.1 normal BaCl2, equal volumes of aqueous solutions of 0.2 normal Na2SO4 and 0.1 normal BaCl2 are mixed together. 0.1 normal BaCl2 are mixed together, full stop. Assuming complete insolubility, assuming complete insolubility of any BaSO4 formed, assuming complete insolubility of any barium sulfate formed, find out the normal boiling point, find out the normal boiling point of the resulting aqueous solution, find out the normal boiling point of the resulting aqueous solution. Kb की वैल्यू H2O के लिए 0.5 ले रहे हैं आप, Kb of H2O is 0.5 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, Kb of H2 is 0.5 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। और एक assumption जो यहाँ पे लिख के ले रहे हैं, assume molarity equal to molality, assume molarity equal to molality, ऐसा मान ले। ये तो बहुत ही शराफत से हमने लिख के दे दिया, नहीं लिख के दिया होता है मानना पड़ता है तो मानते हैं, डाइल्यूट कंडीशन मानते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैरिटी और मोलैरिटी सवाल में जरूरत पड़ेगी इक्वल मानने की, तो वो मान ले। करें, हाँ ऋतिक वो तो आ जाएगा ना, ये केएफ वैल्यू केबी से बड़ी रहती है। अगर पानी की बात करें जिसका आपने को डेटा पता है, वाटर एज ए सॉल्वेंट, उसके अंदर केएफ वैल्यू जो है केबी से बड़ी है, लगभग 3 गुना से भी ज्यादा जा रही है वो, तो डेल्टा टीएफ डेल्टा टीबी से बड़ा आ रहा होता है। अनिमेश वो वाले पार्ट की अपनी प्रैक्टिस हो रखी, मतलब अपन जो पॉइंट पे फोकस करना चाहते हैं फिर वो उधर चला गया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ। ऐसा कोई सवाल में डेंसिटी के चेंजेस वगैरह, तो वो अननेसेसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ जा रहा है। इस सवाल के अंदर, इस टॉपिक के अंदर उससे कोई रिचनेस नहीं है। मुझे कांटेक्ट मेरे फोन नंबर के थ्रू कर सकते हैं जो मैंने दे रखा है बच्चों को। नमन का आंसर नहीं आया बहुत देर से, शायद नमन को ढूंढ रहा हूं मैं। बोलो भाव्या।
इशिका समझ नहीं आया, सॉरी अभी। मॉड्यूल का सवाल है तो मॉड्यूल का सवाल बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं। हाँ डाउट्स व्हाट्सएप पे डेफिनेटली डाउट्स व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। चलिए भाई आंसर आने शुरू हो गए, देखते हैं कितने बच्चों को इसमें +4 मिलता है और कितने बच्चे -1 के हकदार बनते हैं। ठीक है भी आंसर्स आपकी मैच कर लीजिएगा, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे वो सभी अपन देखते हैं। ये सवाल जब इवनिंग बैच में हमने किया था तो उसके अंदर मतलब भयंकर तरीके से रिपीट करवाया गया था, एकदम डिटेल में एक एक चीज क्या क्या, जिसके अंदर फिर मैंने बोला था कि इतना डिटेल में हम कभी नहीं जाएंगे भाई। ठीक है तो मैं एक ही बार के अंदर सारी डिटेलिंग लिख करके यहाँ पे सब बताते जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाएंगे जिन बच्चों को जो डाउट है। सवाल के अंदर मुख्य बातें क्या क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी सॉल्वेंट है, ये दो महत्वपूर्ण जानकारी। फिर यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी हुई, तो नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी का एक रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल वॉल्यूम से एक जानकारी, एक्वस सॉल्यूशन दूसरी जानकारी। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी क्या रिलेशन में यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ऐसा अपन एक रिलेशन लिखवाया है। तो अगर एन फैक्टर मुझे पता हो तो नॉर्मेलिटी को एन फैक्टर से डिवाइड करके मोलैरिटी बना लेंगे। और ये है सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के केस में एन फैक्टर हमने बताया हुआ है, इट इज टोटल चार्ज ऑन कैटायंस और टोटल चार्ज ऑन एनायंस, किसी भी एक से निकाल लें। यहाँ पे एनायन कौन है, सल्फेट, एक ही आयन है ना, सल्फेट एनायन नंबर एक ही एनायन है और इसमें चार्ज कितना होता है 2 यूनिट, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं एन फैक्टर, हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लिख रहे होते हैं एन फैक्टर, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। इसके अंदर कैटायन से देख लिया, बेरियम 2+, एक ही कैटायन है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन 2 आ गया, एन फैक्टर 2। तो दोनों के एन फैक्टर मिल गए, ये रिलेशन को यूज करते हुए मोलैरिटी बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर ये लोग आपस में रेट करके कोई BSO4 बनाते हैं तो वो पूरी तरह से इनसॉल्युबल माना जाए, पूरी तरह से इनसॉल्युबल माना जाए, इस लैंग्वेज का बड़ा महत्व है सवाल के अंदर, और यहाँ से कई बच्चों के आंसर होते हैं गलत। पूरी तरह से इनसॉल्युबल माना जाए मतलब वो सिस्टम के अंदर नहीं रहा, सॉल्यूशन में नहीं रहा भाई, अंदर दो चीजें आई आपस में रिएक्ट की, प्रेसिपिटेट बना, नीचे बैठ गए, सॉल्यूशन से बाहर चला गया। और जो चीज सॉल्यूशन से बाहर चली जाती है वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल नहीं करती, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की होती है। तो जो BSO4 है उसका कहीं भी एन बी ऑब्जर्व्ड मोल्स में, ऑब्जर्व्ड मोल्स इन द सिस्टम के अंदर कोई कंसीडरेशन नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहा, सॉल्यूशन से बाहर चला गया। यहां से बच्चों के आंसर गड़बड़ हो जाते, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे एक लाइन ये महत्वपूर्ण हो गई, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, आपको याद होगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है 1 atm जब प्रेशर होता है उस कंडीशन में जो भी बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सॉल्यूशन कौन सा लिया था, एक्वस। तो जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, जब कोई मिलावट नहीं की गई थी, ये लोग नहीं थे, केवल प्योर वाटर की बात करें तो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे कुछ चेंज होके डेल्टा टीबी उसमें ऐड होकर के सॉल्यूशन का बन जाएगा। तो 100 में डेल्टा टीबी ऐड करना वो यहाँ से एक्वस से और नॉर्मल के कंडीशन से पता चलता है, ठीक है। तो वाटर के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, तो सॉल्यूशन के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 100 प्लस डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी निकालना है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये रही, तो ये सब बातें हैं, तो मैं पहले रिएक्शन लिखता हूँ इनकी, Na2SO4 डिसॉल्व स्टेट में है, इसके लिए लिखते हैं एक्वस, प्लस BaCl2, ये भी डिसॉल्व स्टेट में यानी सॉल्यूशन में है, मतलब एक्वस। आफ्टर रिएक्शन BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनता है, जो सॉल्यूशन नहीं है सॉलिड तो सेटल डाउन, प्लस 2 मोल NaCl एक्वस, 2 मोल मतलब स्टोइकियोमेट्री से, ये नहीं करेंगे 2 मोल बने, बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से कोएफिशिएंट 2 ऐसा, ठीक है। तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई 0.2/2, नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर, तो 0.2/2 दिस इज द मोलैरिटी ऑफ Na2SO4। और मोलैरिटी को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आते हैं
मोल्स आते हैं। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, लीटर वाला वॉल्यूम हो तो उससे मोल्स आते हैं। तो यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम्स बोले गए थे, आप दोनों का वॉल्यूम वी मान के कर सकते हैं, बट मैं 1 मोल मान के चल रहा हूँ क्योंकि उससे मेरे थोड़ा सा दिखने में सरल हो जाएगी चीजें। तो 1 लीटर दोनों का मान लिया। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, दीज आर दी मोल्स। कितने मोल है इसके? इसका कितनी मोलैरिटी है? 0.1/2। कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लेंगे। इनटू वॉल्यूम 1 लीटर। यहां तक का जो बताया, यहां तक सब क्लियर चल रहा होगा। ये दोनों रेट करेंगे इस तरह से, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इनसॉल्युबल है, बाकी लोग सॉल्युबल है, सिस्टम में बनेगा होंगे। नॉर्मेलिटी को इन्फेक्टर से डिवाइड करके मोलैरिटी बनाया, इनटू वॉल्यूम दोनों का 1 लीटर मान लिया मैंने। ठीक, तो ये मोल्स बन गए इसके, इसके मोल्स बन गए। ये अभी कुछ नहीं बना, रिएक्शन तो चालू कर रहे हैं अभी, ये अभी कुछ नहीं बना। इन दोनों में अगर आप देखें 1:1 के रेशियो में रेट करते हैं तो ये कितने मोल आ रहे हैं बेसिकली? 0.1 मोल, और ये 0.1/2। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये वाला, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। पूरा खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? पूरा खत्म हो गया मतलब 0 बचेगा। जितना ये खत्म होता है उतना ही खत्म होता है। 0.1 में से 0.1/2 चला गया तो बचा 0.1/2 मोल। तो 0.1/2 मोल बचा, 0 बचा। जितना खर्च होता है उतना बनता है। हालांकि इसकी क्वांटिटी को रेलेवेंस नहीं हमारे लिए, बट लिख देता हूं 0.1/2 मोल ये बन जाएगा। जितना ये बनता है उसका डबल ये बनता है, 1:2 का रेशियो। तो ये 0.1 मोल बना हुआ। अब इनके अंदर हमारे काम के क्या क्या है? फाइनल स्टेट ये है ना, ये इनिशियल था, तो दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल। तो फाइनली जो मोल्स ऑब्जर्वेशन में आएंगे वो कौन कौन से कंसीडर करने? Na2SO4 का आपको कंसीडरेशन लेना है। ये तो खत्म हो गया है, ये सॉलिड है तो सिस्टम का पार्ट नहीं, मैंने पहले भी बोला था, इसके मोल्स का कोई लेना देना नहीं हमारे लिए। ये सॉल्यूशन में है तो इसको कंसीडर करेंगे। तो ऑब्जर्व्ड मोल्स अब हमारे पास में क्या आ रहे? तो ऑब्जर्व्ड मोल्स इन द सिस्टम कितने हो गए? 0.1/2 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। हर एक पार्टिकल कितने में टूटता है? 3 में, तो 3 गुना हो जाएगा। 0.1/2 मोल थे लेकिन हर एक जना 3 पार्टिकल में टूटा, तो इतना इसका कंट्रीब्यूशन, प्लस इसका नहीं लेना, इसका नहीं लेना, सिर्फ इसका NaCl। हर एक पार्टिकल कितने में टूटता है? 2 में, और हमारे पास कितना है? 0.1 मोल। तो 0.1 था और हर एक जना 2 में टूट गया। ठीक है, ये आ गया 0.3/2 प्लस 0.2 यानी 0.35 आ गई। तो ऑब्जर्व्ड मोल्स आ गए 0.35। और वॉल्यूम हमारे पास में कितना हो चुका है फाइनल? फाइनल वॉल्यूम इज 1 + 1 2 लीटर। तो ऑब्जर्व्ड मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स 0.35 बाय वॉल्यूम इन लीटर्स 2, और बोला गया मोलैरिटी मोलैरिटी सेम माने, दिस बिकम्स द ऑब्जर्व्ड मोलैरिटी। ऑब्जर्व्ड मोलैरिटी आ गई। अब अपने पास सब सवाल सॉल्व हो चुका है। Kb वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टीवी बराबर Kb इंटू m ऑब्जर्व्ड 0.5 इंटू 0.35/2। इनफेट इस वाले पार्ट को 1/2 लिख लेते हैं, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। दिस बिकम्स 0.35/4। अब 0.35 को मैं 0.36 ले लो ना, वो ऑप्शन पे 0.36/4, ये 9 चला जाए 0.09। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.09 डिग्री सेल्सियस। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का TB' वो 100 में इतना ऐड हो जाएगा, 100.09 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 100.09, या जिसने थोड़ा और एक्यूरेट किया होता 100.085 ठीक है। जिनका सही था वो +4, जिनका गलत है वो -1 ले लेंगे। तो
सवाल के अंदर कई सारी बातें होती हैं गौर करने की, सही मायने में देखिए तो इक्वल वॉल्यूम्स का यहाँ पे इम्पैक्ट हमारे पास में, ठीक है, वो मतलब वो अपने 1 लीटर ले लिया, बी से भी सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा वो। एक्वस सॉल्यूशन है तो वहां से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी सॉल्यूशन एक्वस है, इसका मतलब पानी सॉल्वेंट था तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के लिए 100, ये चीज काम की हो गई। फिर एम फैक्टर का यूज हो गया नॉर्मेलिटी से, इसका फैक्टर का यूज हो गया, इनसॉल्युबल का यूज हो गया, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आज की क्लास के अंदर प्रोबेबली सवाल ही हो पाएंगे, है ना, सवाल ही सवाल चलेंगे, उतना ही होगा, डेफिनेट बात है। और ये सवाल के अंदर ये वाली स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ हर बार मैं मिटाता जा रहा हूँ, तो इसका कोई भी आपको रिटर्न या इसका प्रिंटेड या पीडीएफ जैसा नहीं मिलने वाला, पीडीएफ आपको केवल सवालों का मिलेगा, सॉल्यूशन का नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो उस केस के अंदर आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हैं, या जो बच्चे नोट कर रहे हैं ये, ठीक है, चलो ये करके देखते हैं, पक्का कर लें, हो गया, हो गया ना अपने आप से, ठीक है, स्नैपशॉट हमने ले लिया यहाँ पे, चलो तो ये भी भेज सकते हैं फिर, नहीं तो वीडियो जब आ जाएगा वीडियो में से अपन नोट कर सकते हैं उस समय, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोले इनसॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इनसॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सरल है यार। हमने बोला है कि जो चीज सॉलिड स्टेट में, यूं मान के चलो कि मैंने पत्थर डाल दिया पानी में, है ना, पानी के अंदर पत्थर डालने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बदलता है क्या? पानी 100 डिग्री पे बोल रहा था, तुमने पत्थर डाल दिया, पत्थर नीचे जाके पहले में बैठ गया, पानी अभी भी 100 डिग्री पे बोलेगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं, वो बाहर है, सिस्टम का हिस्सा नहीं बना है। तो ऐसा ही है, ये पत्थर जैसा ही है, सॉलिड नीचे जाके सिंक डाउन हो गया, तो इसकी क्वांटिटी किसी भी तरह की कोई सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज का पॉइंट सोच रहे हैं, किसकी वजह से? इन सबके इंटरेक्शन से कुछ बढ़ जाएगा, 1 लीटर प्लस 1 लीटर थोड़ा बढ़ जाए, ऐसा जब तक ना दिया हो प्रैक्टिकली नो चेंजेस हमारे लिए, ठीक है। इसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज जैसा कोई केस नहीं आएगा, वो तो आप मान सकते हैं नीचे फ्लोर की थिकनेस बढ़ा दी आपने, हालांकि क्वांटिटीज बहुत नॉमिनल है, कम क्वांटिटी बन रही, 0.1/2 मोल, ज्यादा नहीं, तो ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे। ये 94 ग्राम इधर ना, क्वेश्चन लिखेंगे 94 ग्राम फिनॉल, यहाँ पे गलत प्रिंट हो रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहे हैं 94 ग्राम phenol is dissolved in 1 kg of a solvent, is dissolved in 1 kg of a solvent, और उसका kf ब्रैकेट में लिख लेंगे आगे। 94 ग्राम फिनॉल इज डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट, kf वैल्यू है 14 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल, ब्रैकेट क्लोज, and the depression in freezing point is, and the depression in freezing point is, depression in freezing point is observed to be 7 Kelvin। बताता हूं कृष्णा, एक बार रुक जाओ, and the depression in freezing point is observed to be 7 Kelvin। Calculate the percentage dimerization of phenol, calculate the percentage dimerization of phenol, कितना प्रतिशत फिनॉल डाइमर बनाने के लिए चला गया। डाइमर का मतलब होता था 2 यूनिट्स का जुड़ना, जैसे 2A जुड़ करके A2 बन गया, 2 यूनिट जुड़ करके एक सिंगल यूनिट बना लेती है, तो इसको बोलते हैं डाइमर। 3 यूनिट जुड़ के बनती है तो ट्राइमर, 4 से टेट्रामर, इन जनरल पॉलीमर। तो कितने परसेंटेज फिनॉल डाइमराइजेशन के प्रोसेस में चला गया, ठीक है, अटेम्प्ट करें इसको। कृष्णा, आप तुम्हारे डाउट की बात कर लेते साथ में, उज्जवल की भी बात कर लेंगे। कृष्णा, अगर वॉल्यूम 1 लीटर, आप कह रहे हैं कि 1 लीटर इक्वल या वी लीटर ले लो, फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे क्या बदलाव होता है बता देता हूँ, अगर वी लीटर करके करता तो यहाँ पे जो अपन ने ये मल्टीप्लाई किया 1 लीटर के, यहाँ पे क्या आता, सीधे पे वी आता, यहाँ पे क्या था, वी आता, ठीक है। फिर यहाँ सब जगह पर 0.1 नहीं आता, 0.1 वी होता, कुल मिलाकर के आपका नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है ना 0.35 मोल, ये 0.35 वी मोल होता, वॉल्यूम वी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा अपने को क्या मेहनत घर पे एक बार कर लेनी चाहिए, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अपन एक तरीके से बता दिया, आप जनरल पे जाके कर लेते, 0.35 वी आ जाता। फिर यहाँ पे क्या होता है इसकी जगह पे, ये होता वी प्लस वी,
टोटल वॉल्यूम कितना आता 2V, और वो कितना था 0.35V, नीचे कितना है 2V, ये V से V कैंसिल आउट हो जाता है, घूम फिर के बाद वहीं आ जाती है। ठीक है, मोलर मास ऑफ फिनॉल होता है 94 ही होता है। ठीक, आदित्य ने आंसर दिया है, चर्चित ने आंसर दिया है, भव्य ने आंसर दिया है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास V प्लस V 2V, जो पूरा ऐसा कुछ रिपीट करने बोल रहे हैं, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना बेटा, वीडियो जब आएगा ना रिकॉर्डिंग उसमें देख लेना। फिर अगर एक बच्चे ने पूछा जायसवाल ने कि भाई ये BSO4 अगर इनसॉल्युबल के सॉल्युबल होता तो जोड़ लेते, 0.1/2 भी यहाँ पे ऐड कर लेते। एक पार्टिकल 2 में टूटता 0.1/2 टाइम्स 2 है ना, हर एक जने के 2 टुकड़े होते हैं, तो 0.1/2 इंटू 2 उतना और ऐड हो जाता अगर सॉल्युबल होता तो। ठीक, अब इस सवाल पे आ जाते हैं। इसमें काफी सारे बच्चे, चर्चित ने अपना आंसर बदल दिया, चैताली का आंसर 50 है, 100% कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, 50% भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं। चलो देखते हैं किसका सही होता है। जो पिछले सवाल का सॉल्यूशन रिपीट करने बोल रहे हैं, समय नहीं बैठेगा बेटा, रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा इंतजार करना, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। ठीक, अब इस सवाल को चालू कर दें। क्या क्या बात है इसमें हाईलाइटेड है। फिनॉल हमारा सॉल्यूट 1 किलो सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, उस सॉल्वेंट का केएफ दिया हुआ है, तो मोलैलिटी मिल जाएगी अगर इसके मोल्स निकाल लेते हैं। 1 kg सॉल्वेंट पे जो मोल्स होते हैं वो मोलैलिटी होती है, यानी इस मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं, जितने भी मोल बनेंगे वो डायरेक्टली मोलैलिटी होती है। कौन सी मोलैलिटी, ऑब्जर्व वाली नहीं, जो हमने ऐड किया उसके हिसाब से इनिशियल मोलैलिटी, और डेल्टा TF अपने को दे रखा है। ठीक, परसेंटेज डाइमराइजेशन जब पूछते हैं कितना प्रतिशत डाइमर बनने के लिए चला गया, जैसे फिनॉल को अगर मैं P से, ये लिखना नहीं है अभी, फिनॉल को अगर P से रिप्रेजेंट करूं तो 2 P की यूनिट्स मिलकर के एक डाइमर P2 बना लेती है, ऐसा अपन नाम दे देते सपोज। तो पूछ रहे कितना प्रतिशत फिनॉल की क्वांटिटी इस तरह से डाइमर बनने की प्रक्रिया में चली गई, डाइमर बनने के लिए चली गई। अगर आपको परसेंटेज की बात पता करनी हो तो आपको अल्फा याद आ रहा होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये 1 पे डिफाइन होता है और परसेंटेज 100 पे होता है। एक बार मुझे डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा मिल गया जो 1 के अगेंस्ट है, उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एसोसिएशन बना लूंगा। और अल्फा का रिलेशन आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए एसोसिएशन के लिए, 1 + 1/n - 1 टाइम्स अल्फा। तो n डाइमर के हिसाब से हमें पता है ऑलरेडी, अल्फा निकालना है, अगर i मिल जाए n मिल जाए तो अल्फा निकाल लेंगे। तो अपन इसी तरफ बढ़ रहे हैं, सवाल का अप्रोच यहाँ जाने वाला। या कभी कभी नहीं चमकता कि कैसे करना है, तो मैं तो कहता हूँ लिखना चालू करो, चीजें दिखेंगी। तो इनिशियल मोल्स NB, ऑब्जर्व्ड नहीं बोल रहा हूँ ना, 94/94 गिवन मास बाय मोलर मास, 1 मोल। मोलैलिटी ऑब्जर्व वाली नहीं बोल रहा हूँ, जो हमने ओरिजिनली ऐड किया उसके हिसाब से, वो होता है NB बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो डेटा डालते हैं, 1 मोल इन 1 kg, 1 आ गई, तो इनिशियल मोलैलिटी 1 है। फिर हमारा फॉर्मूला है डेल्टा TF बराबर KF इंटू M ऑब्जर्व्ड, और जैसा कि मैंने कहा था कि कभी कभी जैसे जरूरत पड़ेगी तो हम M ऑब्जर्व्ड को I इंटू M लिख सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर इनटू दी मोलैलिटी। अब यहाँ पे डेटा अपने को पता है, मोलैलिटी अभी भी लिखी अपन ने, ये रही, KF दिया, डेल्टा TF भी दिया, इधर वाला पार्ट, तो प्लग कर देते हैं। डेल्टा TF 7 केल्विन बराबर KF की वैल्यू 40, I की वैल्यू पता करनी, मोलैलिटी 1, तो यहाँ से I की वैल्यू आ गई हाफ, क्वेश्चन हो गया खत्म। एसोसिएशन की केस में I इज इक्वल टू अभी लिखा था 1 + 1/n - 1 टाइम्स अल्फा, वैल्यू डालते हैं 1/2 इक्वल टू 1 + n की वैल्यू, n का मतलब क्या था, कितने पार्टिकल्स एसोसिएट होते हैं। तो मैंने अभी बताया यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, डाइमराइजेशन, यानी कि 2 यूनिट जुड़ती है एक पार्टिकल बनाने के लिए। अगर ट्राइमराइजेशन होता है तो 3 यूनिट जुड़ती है 1 यूनिट बनाने के लिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 2 - 1 टाइम्स अल्फा, सॉल्व करने पर आपका अल्फा 1 आ जाएगा। अल्फा 1 मतलब कि सारे के सारे पार्टिकल्स फिनॉल के एसोसिएट होने के लिए, डाइमर बनाने के लिए चलेगी।
तो 100% प्रक्रिया कंप्लीट हुई, 100% डाइमराइजेशन हो गया। ठीक है, हाँ डिसोसिएशन ही लेना चैताली, डाइमर का बोल रहे ना, डाइमराइज हो रहा है, ट्राइमराइज, ये सब एसोसिएशन के केस हो गए। फिनॉल का मास 92 नहीं आ रहा होगा आदित्य, वो टोल्यून का अगर तुमने निकाल दिया तो वो तो 92 है, ठीक है, ये तो 94 है। आगे बढ़ते हैं अभी ना, ये सरल ही सवाल था, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया वैसे मैंने, देखेंगे लास्ट में कैसे आ रहे हैं वो। ठीक, मेजर कुछ नहीं है सवाल के अंदर, बहुत सीधा सरल सॉल्यूशन एकदम। डिसोसिएशन का फॉर्मूला कई बार बच्चे लगा लेते हैं गलती से, सही बात है, तो यहाँ नहीं लगेगा। अगला सवाल नोट करेंगे, फास्ट स्पीड से अगले पे आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 6 grams of acetic acid is dissolved in water. 6 grams of acetic acid is dissolved in water, and the normal boiling point of the solution is found to be 100.0505 degrees Celsius, and the normal boiling point of the solution is found to be 100.0505 degrees Celsius. Then calculate first part, dissociation constant of the acid. Then calculate, पहला part है dissociation constant of the acid. Second is percentage dissociation of the acid. Percentage dissociation of the acid. और third है pH of solution. Third is pH of solution. ठीक है, लो पीयूष जी इसको संभालो जरा, नहीं इसको बाहर करो, भीड़ कर रहा है वो। तो बिल्कुल वत्सल, आते हैं। टफ क्वेश्चन अनीश, आ जाएंगे अपने आप ही ना, यहाँ भी तो अपन सीखने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसके अंदर ही धीरे धीरे लेवल चीजों में बढ़ जाएगा। और बाकी ये कि आपको जो वर्कशीट वगैरह के थ्रू या मॉड्यूल के थ्रू आपको चीजें मिल जाएंगी ना। धैर्य अलग से एक बार मैसेज कर देना बेटा, है ना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, अपन बात कर लेंगे। और मेरा तो वही सजेशन है, देखो जिन भी बच्चों को मैंने बोला जिनसे चीजें नहीं बन रही होती हैं, ज्यादातर रीजन है कि अगर मैं उन बच्चों से खड़ा करके पूछूं कि अभी तक चीजें जो पढ़ाई गई है चैप्टर में, क्या आपको वो पता है। देखो सवाल के ऊपर आप बनाने की कैपेबिलिटी की बात तब चेक करें अपनी, जब आपको पीछे की सारी थ्योरी, सारे फॉर्मूले बढ़िया से क्लियर हो, कैसे अप्लाई होते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या है वो समझ में आता हो, डेफिनेशन क्या है वो समझ में आती है, थ्योरी वाला पार्ट पूरा क्लियर होना चाहिए और याद होना चाहिए, उसके बाद आप सवाल बनाने के लेवल की बात करेंगे। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपन मल्टीपल टाइम्स रिकॉल करें, लिखें, 5 बार लिखो कम से कम अभी तक जो पढ़ा हुआ है, एक ही दिन में मत लिखो। एक दिन में आज अपन ने एक बार पूरा सब कुछ लिखा अपने हाथों से, बिना देखे दिमाग पे जोर डाल के जितना लिख पाओ, जो भूल जाओ उसको टैली करो, फिर बिना देखे फिर से लिखो, ऐसे एक एक दिन के गैप में 5 बार 10 दिन के अंदर बेसिकली ऑल्टरनेट डेज पे लिखते जाओ, हर सब्जेक्ट में ये करो, ठीक है। चलो अच्छा, केबी की वैल्यू वगैरह पूछ रहे हैं बच्चे, चैट पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, कुछ बच्चे आ गए थे, शरारती तत्व मौजूद थे यहाँ पे,
उनकी वजह से स्क्रीन लॉक हो रही थोड़ी सी। तो अब मैं बता देता हूँ, इसके अंदर के बी वैल्यू आप लोग ले लेंगे 0.5। सॉरी ना, कुछ चीजें यहाँ पे बताने की जो काम आएगी आपको। एक आपको के बी चाहिए जो कि आप 0.5 ले लेना। वाटर की क्वांटिटी नहीं दी, सही बात है ना, यहाँ पे 1 kg वाटर मान लो। क्षमा चाहूंगा सवाल के अंदर ये पॉइंट ऐड करने का था, यहाँ पे 1 kg वाटर में ऐड किया है और के बी वैल्यू 0.5 ले लोगे, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये दो डेटा से काम हो जाना चाहिए। श्रीकांत, एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं चाहिए अपने को, वाटर से मतलब है, सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से मतलब होता है 1 atm प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट। 1 atm प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया गया उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कंडीशंस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। DADOO यानी दिखा रहा, खुद ही लीव कर गया होगा तो ज्यादा कमेंट करेंगे नहीं, ऐसे तो कर लो। ये लाभम है सर, लाभम हाँ लाभम लाभम डालो। चला गया होगा तो चलो। चलो चलिए बात, ये मैसेज पे आ जाए अपन अपडेट। चलिए आंसर की रिपोर्टिंग चालू हो गई है बच्चों की। किसी को कोई सवाल के अंदर कहीं अटक रहा है किसी वजह से डाउट वगैरह में, तो वो पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई चीज आगे प्रोसीड होने में आपको दिक्कत दे रही है। एन कितना है? एसिटिक एसिड जो होता है, यहाँ पे लिख के बता देता हूं मैं, CH3COH होता है और जब ये टूटता है तो दो पार्टिकल्स में टूटता है, CH3CO- और H+। ठीक है, एक पार्टिकल दो में टूटा, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है। एक के कितने फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं? 2। एन की वैल्यू 2 लेनी। डेल्टा टीबी क्या लें? डेल्टा टीबी तो निकालना है। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी। ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी को I इंटू एम लिख लेना, वहां से वन टू फैक्टर I निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एम। अल्फा नेगेटिव नहीं आएगा, अल्फा नेगेटिव उस केस में आता है, देखो प्रांशु तुमने अगर एसोसिएशन का फॉर्मूला लगा दी जो पिछले सवाल में था, यहाँ पे एसोसिएशन नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। 1 + n-1 टाइम्स अल्फा। ठीक है, अल्फा बहुत छोटा आ रहा होगा, अगर आपने प्रैक्टिकली इग्नोर कर दिया तो एक अलग बात है। 1% इज द राइट आंसर फॉर परसेंटेज डिसोसिएशन। तो अल्फा 0.01 आएगा और 0 नहीं आएगा, 0.01 आएगा। ठीक, कि ए की वैल्यू सही रिपोर्ट की है जिन भी बच्चों ने की है। कृतिका ने रिपोर्ट किया है, सही है। सत्यम ने भी किया है कि ए 10 की पावर -5। चलो अब देख लेते हैं फटाफट। तो ये प्रोसेस ऐसे लिखने को लिख देता हूं मैं, CH3COH टूटेगा, पार्शियली टूटता है इसलिए एक्चुअल में साइन ऐसा रिवर्सिबल वाला होना चाहिए, एसीटेट आयन और H+ में। तो इट इज केस ऑफ डिसोसिएशन एंड n की वैल्यू 2। ठीक है, फ्रेगमेंट्स 2 हो जाते हैं। अब हम एक बार चलते हैं अपने मोल्स की तरफ। NB 6 ग्राम और एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है, 1/10 मोल आ गए। तो एसिटिक एसिड के 1/10 मोल हमने मिलाए, उसमें से कितने टूटे फूटे वो अपन बाद में देखेंगे। 1 किलोग्राम में मिलाए तो हमारे पास में मोलैलिटी 1/10/1, सीधा सीधा 1/10 आ गई। मोलैलिटी 1/10 आ गई है, फिर अपन ये रिलेशन लगा दें, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी को हम I इंटू एम लिख सकते हैं। ठीक, और डेल्टा टीबी यहां से आएगा। चाहिए जो बच्चे को डेल्टा टीबी
देखो नॉर्मल कंडीशंस बोली गई, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100 और सॉल्यूशन का कितना दिया 100.0505। तो जो इंक्रीमेंट है वो ये है, ऊपर वाला पार्ट इज एलिवेशन 0.0505, ठीक है। ये डेल्टा टी बी आएगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी हमारा 0.5 हो गया। आई अपने को निकालना है ऑब्जर्व मोलैरिटी 1/10, सॉरी ऑब्जर्व नहीं, ओरिजिनल मोलैरिटी 1/10। तो यहां से सॉल्व करने पे आपका आई 1.0 बना जाएगा, 1.0 बनाएगा। फिर इसको इक्वेट कर देंगे 1 प्लस n-1, n कितना है 2, दो फ्रेगमेंट में टूटा, 2 - 1 टाइम्स अल्फा, 1 प्लस n-1 टाइम्स अल्फा, इससे इक्वेट की। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी 0.01 और अल्फा 1 पे डिफाइन होता है, परसेंटेज 100 पे होता है, तो इसको 100 टाइम्स में कर दूंगा। तो यही चीज परसेंटेज के अंदर, तो परसेंटेज डिसोसिएशन वो आ जाएगा इसका 100 टाइम्स 0.01 इंटू 100, दैट इज 1%। तो एक आंसर तो ये आ गया, ये आंसर है सेकंड पार्ट का ना, परसेंटेज डिसोसिएशन। एसिटिक एसिड का आपको के पूछ रहे हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। हमारे पास में एक रिलेशन होता है अल्फा बराबर मोनोप्रोटिक वीक एसिड में, ये थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया, अल्फा बराबर √Ka/C, ठीक है। इसके थ्रू जा सकते हो, बिना आयनिक इक्विलिब्रियम के जाओ, सिंपल इक्विलिब्रियम के थॉट से भी जा सकते हो, ठीक। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1/10 लेते हुए उसके थ्रू प्रोसीड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे वापस हमने क्या किया, 1/10 मोलैलिटी है, बट डाइल्यूट कंडीशन मानते हैं इसको मोलैरिटी ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉन्सेंट्रेशन था वो मोलैरिटी है, बट डाइल्यूट कंडीशन से मोलैरिटी सेम। तो डेटा प्लग करते हैं, या थोड़ा सा इसको मैं स्क्वायर करके रीअरेंज करके लिखूं, तो Ka बराबर C∝²। अब डेटा प्लग कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन विच इज मोलैलिटी, जो मोलैरिटी के बराबर लिया 1/10, अल्फा की वैल्यू 0.01, उसका स्क्वायर, ये 10 की पावर -5 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट इधर कर देता हूँ मैं। थर्ड पार्ट के लिए फॉर्मूला हमारे पास आपको याद हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बराबर √Ka इंटू C, ठीक है। तो ये डेटा डाल देते हैं, Ka की वैल्यू 10 की पावर -5 इंटू 1/10 इसका रूट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आ जाएगा 10 की पावर -3 मोल, यानी pH आ जाएगा 3। तो ये लास्ट सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट का 10 की पावर -5, सेकंड का 1% और थर्ड का 3, ठीक है। जिन भी बच्चों के तीनों पार्ट सही हो गए +4 ना, 3 है तब भी +4 ही दे रहे हैं। अब उसमें मत जाओ कि सर एक सही हुआ है या दो सही हुए, तो पार्शियल का क्या है वो छोड़ो, ठीक है। Ka समझ नहीं आया, जिनका अगर इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कमजोर है, ये वाला पार्ट आयनिक वाला पार्ट ये ध्यान नहीं, तो दिक्कत आएगी। वरना ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ऐसे वीक एसिड्स जो कि एक H+ देते हैं, या वीक बेसिस जो एक OH- देते हैं, उनके लिए फॉर्मूला ऐसा जाता है कुछ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज √Ka/C, बेस के केस में पे Kb हो जाएगा, ठीक है। एजम्पशन यहाँ पे क्या लिया कि मोलैरिटी, C इज मोलैरिटी, उसको हमने मोलैलिटी के बराबर ही ले लिया जो हमने मोलैलिटी निकाली थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो फटाफट अगले सवाल पे आएंगे। ये सवाल थ्योरेटिकल से सवाल, इसमें न्यूमेरिकल जैसा सॉल्व नहीं करना है, ठीक। ये मिटा रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन नोट करेंगे, साथ साथ डिक्टेट कर रहा हूं मैं। अरेंज द फॉलोइंग इक्विमोलल, अरेंज द फॉलोइंग इक्विमोलल, arrange the following equimolar solutions in increasing order of, arrange the following equimolar solutions in increasing order of their boiling point,
Arrange the following equimolar solutions in increasing order of their boiling point. ठीक, पहला सॉल्यूशन है aqueous solution of KCl, पोटेशियम क्लोराइड, aqueous solution of KCl, ठीक है। aqueous solution of KCl ब्रैकेट में इसका अल्फा दिया है 0.5, aqueous solution of KCl अल्फा दिया है 0.5। सेकंड है, देखो अब ये स्टार्टिंग की लैंग्वेज सब में सेम आएगी, aqueous solution of ऐसा सब में जाएगा ना। सेकंड इज aqueous solution of glucose, aqueous solution of glucose। थर्ड, aqueous solution of CaCl2, aqueous solution of calcium chloride, अल्फा की वैल्यू 0.5। फोर्थ इज aqueous solution of K4FeCN6, K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, aqueous solution of K4 स्क्वायर ब्रैकेट्स में FeCN6, अल्फा की वैल्यू 0.2। फिफ्थ इज aqueous solution of यूरिया, aqueous solution of यूरिया। और सिक्स्थ और लास्ट aqueous solution of potassium phosphate K3PO4, aqueous solution of K3PO4 अल्फा 0.3, aqueous solution of K3PO4 अल्फा 0.3, ठीक है। तो इन सभी सॉल्यूशंस को अपने को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो लेफ्ट में, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एकदम राइट में, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट बॉइलिंग पॉइंट टू हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। इनमें से कुछ इनसॉल्युबल है, नहीं सब सॉल्युबल वाले पार्ट ये बस। ये ग्लूकोज, देखो इनके लिए मैंने पहले भी बताया, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, इंसुलिन, इन सब का I1 होता है, ठीक है। ये टूट फूट नहीं करते हैं, ना डिसोसिएशन ना एसोसिएशन। डिसोसिएशन तो कंफर्म नहीं करते, एसोसिएशन जब तक वो कुछ बोल ना दे स्पेसिफिकली सवाल में हम कोई कंसिडरेशन नहीं लेते। तो ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, इंसुलिन, इन सब के लिए I की वैल्यू 1 चल रही है, ठीक। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तनिष्क, कोई अपन ने बताया ग्लूकोज के लिए कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं है, तो n की कोई वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू 1 बोल सकते हैं, मतलब फॉर्मूले में कोई टूट फूट, I की वैल्यू 1 है, वांटर फैक्टर 1 है, कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं। के भी वैल्यू सबके लिए सेम होगी, फर्क नहीं पड़ता, है ना। सबके सब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, तो सबके लिए पानी ही कॉमन सॉल्वेंट है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जब दो चीजें कंपेयर की जाती तो जरूरत नहीं है कि अपन एग्जैक्टली वैल्यूज निकाल कर ही कंपेयर करें, कुछ चीजें उनमें कॉमन हो सकती है जिनका फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको इररिलेवेंट देखते हुए साइड में कर सकते हैं। तो जो भी बच्चों को कुछ डाउट आ रहा है तो मैं ये इतना सा लिख के बता देता हूँ, देखो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना सॉल्यूशन का टीबी डैश, वो क्या होगा, टीबी प्लस डेल्टा टीबी, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा टीबी डैश, इट विल बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस द एलिवेशन। अब क्योंकि सॉल्वेंट सब में कॉमन है तो टीबी वाला पार्ट कॉमन चला गया। डेल्टा टीबी को मैं क्या लिखता हूँ वो लिख के बता देता हूँ, टीबी प्लस, थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, आई इंटू के बी इंटू एम, जो वांट ऑफ फैक्टर था वो फ्रंट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब सवाल की लैंग्वेज का अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो यहाँ पे कुछ बहुत गंभीर बात बोली गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। इक्विमोलल, यानी हमने बाहर से इनकी जो क्वांटिटीज ऐड की वो सेम है, तो मोलैलिटी जो है वो सेम है। उनके नेचर की वजह से कि अंदर जाके टूट फूट जाते हैं या कुछ होता है तो उस वजह से चेंज हो जाए, वो ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी अलग हो सकती है, लेकिन हमने जो ऐड किया वो उसके हिसाब से मोलैलिटी सेम थी, यानी ये सबके लिए फिक्स हो गया। के बी सॉल्वेंट फिक्स है तो फिक्स हो गया, टीबी क्योंकि सॉल्वेंट फिक्स है तो फिक्स हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा, या यूं कह लो कि जिसका आई ज्यादा होगा, कि बाकी सारी चीजें फिक्स है। तो क्वेश्चन में क्या कंपेयर करना है, अल्टीमेटली आई कंपेयर करना है। तो यहां से एक बहुत बड़ा हिंट अपने को मिला है, द ग्रेटर द आई वैल्यू यहाँ लिख नहीं पाएंगे शायद ना, ऊपर चलते हैं, इसके आगे तो मैं सॉल्व करना चाहता था।
आप अपने से लिख लोगे क्या, द ग्रेटर द आई वैल्यू द ग्रेटर विल बी टीबी डैश। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसके बाद वाला पार्ट यहाँ लिखा गया है, इसके आगे यहाँ लिखा गया है, द ग्रेटर द आई वैल्यू द ग्रेटर विल बी टीबी डैश। तो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब आई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो आई लिखते जाते हैं, इस वाले केस में आई बराबर 1 प्लस कितने पार्टिकल में टूटता है, 2 में, 2 माइनस 1 टाइम्स अल्फा 0.5, 1.5 आ गया ये। इस वाले का सीधा ही 1 होता है, आई की वैल्यू 1। इस वाले में 3 में टूटता है, आई बराबर 1 प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स 0.5, तो ये 2 आ गया। ये वाले के अंदर 5 में टूटता है, आई बराबर 1 प्लस 5 माइनस 1 टाइम्स 0.2, ठीक है, ये 1.8 आ गया। ये वाले का देखें तो ये I1 होता है, इसका देखें 4 में टूटता है, आई बराबर 1 प्लस 4 माइनस 1 टाइम्स 4 माइनस 1 टाइम्स 0.3, 1.9 आ गया। ठीक है, अब इनसे कंपेयर करते हुए क्वेश्चन खत्म। आई की सबसे छोटी वैल्यू किस किस केस में, सेकंड में और फिफ्थ में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब सेकंड और फिफ्थ बराबर हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आई की बड़ी वैल्यू, भाई ये दो की बाद आई की वैल्यूज बची हमारे 1.5, 1.8, 1.9 और 2, 1.5 नेक्स्ट आ गया, फर्स्ट वाला। ठीक, फिर फोर्थ वाला, फिर सिक्स्थ और फिर थर्ड। दिस इज द आंसर। के बी फिक्स क्यों है, सब केस में देखो एक्वा सॉल्यूशन बोला गया। के बी जो होता है वो सॉल्वेंट का होता है ना, के बी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, और सब में सॉल्वेंट पानी है, तो के बी सब में फिक्स होगा। इक्विमोलल है तो जो अपन ने ओरिजिनल मोलैलिटी ली है वो सबकी सेम है। हाँ, उनके नेचर ऑफ डिसोसिएशन वगैरह की वजह से बदलता है, तो उसको तो आई के थ्रू कंसीडर करते हैं। तो टी बी सेम क्योंकि सॉल्वेंट सेम, के बी सेम क्योंकि सॉल्वेंट सेम, एम सेम दिया हुआ ओरिजिनल वाला, आई बदलेगा। हाँ, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्वेंट 100 डिग्री पे बॉइल होता था, उसके अंदर हमने ये सब कुछ कुछ मिलाने चालू किए, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बदला, तो इनिशियल सबके लिए पानी वाला बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्लास के तुरंत बाद ही मैं भेज दूं आपको ना, इसकी नोट करने की ज्यादा चिंता मत करना, किसी को छूट जाए तो सवाल सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, अभी तो स्क्रीनशॉट भी आ रहे हैं, उम्मीद है तो सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशंस, अरेंज द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशंस in increasing order of, arrange the following aqueous solutions in increasing order of their freezing point, arrange the following aqueous solutions in increasing order of their freezing point। सही बोल रहे हो आदित्य नेमा, कार्तिकेय एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। अब मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूं, पहला सॉल्यूशन दिया गया है 0.6 नॉर्मल एल्यूमिनियम सल्फेट, 0.6 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी दी हुई 0.6 नॉर्मल एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा 0.5 नॉर्मल KCl.MgCl2, 0.5 नॉर्मल KCl.MgCl2। तीसरा 0.1 नॉर्मल NaCl, 0.1 नॉर्मल NaCl, और फोर्थ है 0.4 नॉर्मल CaCl2। ठीक है, तो फटाफट रिपीट करता हूं, 0.6 नॉर्मल एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा 0.5 नॉर्मल KCl.MgCl2, थर्ड इज 0.1 नॉर्मल NaCl, एंड फोर्थ वन इज 0.4 नॉर्मल CaCl2। तो ये सभी एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में तैयार किए गए हैं, और इनको इनके फ्रीजिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चों का एकदम सारे सही जा रहे हैं, वो भी अपन पूछेंगे लास्ट में ना, तब आप रिपोर्टिंग अपनी देंगे कि सारे कितनों ने सही किए। अभी अभी रिपोर्टिंग नहीं करनी, अभी इस सवाल पे फोकस करें, इसका आंसर भी सही निकालो। जिनकी एक्यूरेसी 100% चल रही है उसको मेंटेन करें, खराब ना होने दें, और जिनकी कमजोर चल रही है वो थोड़ा बदलाव करें अपने अंदर, ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं। एन फैक्टर क्या होगा, उज्जवल पूछ रहे हैं, KCl.MgCl2 का। उज्जवल वही होगा जो अभी बताया था, मतलब लॉजिक ध्यान रखो। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और टोटल चार्ज ऑन एनायन, एक ही लॉजिक है। कोई चीज लॉजिक से हट के आती तो अपन पूछे तो उसमें मजा आता है, जो चीज बताई गई उसी लॉजिक पे चल रही है तो उसमें कुछ नहीं। ठीक है, एन फैक्टर सॉल्ट की केस में, सभी सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट की केस में एन फैक्टर इज टोटल चार्ज ऑन कैटायंस या टोटल चार्ज ऑन एनायंस, जैसा भी निकालना आसान पड़े। ठीक जाएगा बहुत। हाँ, मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम मान लेंगे, बिल्कुल श्रीकांत, ये तो अपन ने कही दिया है, जरूरत पड़ेगी सही। हमारा जो फॉर्मूला है वो मोलैलिटी पे है और यहाँ से जो कुछ मिलेगा वो मोलैरिटी मिलेगी, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी को सेम मान लें। आंसर की रिपोर्टिंग चालू ही है, सुभाष ने दिया है, विधि ने बताया है, तनीषा ने बताया है, आदित्य ने बताया है, प्रांशु, विवेक, अरेन, अनन्य पंडित, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए कोई टेंशन नहीं है, ऋतिक ने बताया है। तो कुल मिला के बच्चों के आंसर आने लग गए हैं, तो करते हैं इसको सॉल्व, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, आंसर अपना चेक करना लास्ट में, आंसर की रिपोर्टिंग आपने कर होती है, कईयों को जल्दी रहती है आंसर देने की, अगर जल्दबाजी में आप गलत करते तो अपनी स्पीड को थोड़ा कम करें, एक्यूरेसी को इंप्रूव करें। सबसे पहले मैं ये नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी पे जाऊंगा, इनके एन फैक्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर है 6, कैटायन एल्यूमिनियम, एक पे चार्ज होता है 3+, दो पे 6, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, या फिर आप एनायन से चले जाते, एक ही बात है वो, 0.6/6 0.1 मोलर, ये मोलैरिटी निकाली। इसके निकालते हैं अपन, K+ 1 यूनिट चार्ज, Mg2+ 2 यूनिट चार्ज, टोटल चार्ज 3 यूनिट, 0.5/3, यही मोलैरिटी हो गई। NaCl वाले केस में एन फैक्टर 1 चल रहा है, 0.1/1, 0.1 की मोलैरिटी हो गई। CaCl2 वाले केस में एन फैक्टर है 2, टोटल चार्ज कैटायन का 2 यूनिट, 0.2 मोलर। ये जो मोलैरिटी आई है इसी को अपन मोलैलिटी मान ले। ठीक है, 0.1 m, 0.5/3 m, 0.1 m, 0.2 m, ये मोलैलिटी स्टार्टिंग की है ना। अभी इसके डिसोसिएशन का फैक्टर कंसीडर करें तो ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी m ऑब्जर्व्ड, वो वांट ऑफ फैक्टर या बेसिकली नंबर, वांट ऑफ फैक्टर नहीं कहते हैं, इसी से देख लेते हैं सीधा। हमने हमेशा बोला है सॉल्ट्स के केस में अगर अल्फा ना दिया हो ना, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, सॉल्ट के केस में अल्फा ना दिया हो तो अल्फा की वैल्यू 1 मानते हैं, यानी 100% डिसोशिएट हो रहा है। तो यहाँ से कितने पार्टिकल आ रहे हैं टूटने के बाद, 5, तो 0.1 × 5, 0.5। इस वाले केस में देखते हैं, ये टूटने पे फिर से 5 पार्टिकल देता है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी जो इनिशियल मोलैलिटी दिख रही है उसकी 5 गुना हो जाएगी, क्योंकि अंदर पार्टिकल्स 5 गुना हो रहा है, तो ये हो गया 2.5/3, समवेयर 0.8 के आसपास हो सकता है, चलो अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ 0.8। ठीक है, फिर इस वाले केस में देखते हैं, m ऑब्जर्व्ड इक्वल टू
दो पार्टिकल्स में टूटता है 0.1 इंटू 2 0.2। इस वाले केस में 3 पार्टिकल में टूटता है तो ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3 दैट इज 0.6। ठीक है, 0.4 की नॉर्मेलिटी थी, 2 का इन्फिनिटी था, 2 से डिवाइड किया 0.2 आया, 3 पार्टिकल में टूटता है 3 टाइम्स कर दिया, ये ऑब्जर्व्ड मोलैलिटीज आ गई। अब हमारे पास में डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम ऑब्जर्व्ड होता है। सारे सॉल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशंस है, केएफ तो फिक्स हो गया, तो डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा आएगा, जिसकी ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी ज्यादा होगी। हाँ, तो लिखेंगे as m observed increases delta tf increases, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन बढ़ता है एंड thus फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस को टीएफ डैश से बुलाते हैं, टीएफ डैश डिक्रीजेस। तो जिसकी ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी ज्यादा होगी उसके अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, डिप्रेशन ज्यादा आएगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उसके अंदर ज्यादा घट गया होगा। सब लोग पानी से चले हैं, एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो स्टार्टिंग क्या था, प्योर वाटर 0 डिग्री इज द इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट, उससे डिप्रेस होकर नीचे की कोई वैल्यू आ रही है, तो जिसके अंदर डेल्टा टी बड़ा है वो ज्यादा नीचे चला गया 0 से नेगेटिव साइड में, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। तो अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में लगाना है, इसका मतलब कि ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, जिसकी ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी सबसे ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी की सबसे बड़ी वैल्यू ये दिख रही, सेकंड वाला केस। तो यहाँ से ये सब बातें जो हुई इधर, उससे कंक्लूजन निकलता है कि सेकंड वाला केस सबसे पहले, फिर उसके बाद अगला नंबर फोर्थ वाले केस का, फिर उसके बाद में फर्स्ट वाला, और फिर थर्ड वाला। थर्ड वाले के अंदर सबसे कम ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी आई है तो उसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन सबसे कम आएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा 2413। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर आने के बाद ये लिख लेते हैं, यहाँ तक आते आते कि हाँ सर अभी तो समझ में आ गया। जिन्होंने स्टार्टिंग से अपने से ये आंसर निकाला है ना उन्हीं को +4 लेना है, बाकी लोग जिन्होंने गलत किया उनके लिए -1, जिन्होंने ट्राई किया नहीं हुआ 0, जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया -2। ठीक है, क्या कैसे आया जलज? उल्टा क्यों किया भाई? उल्टा भी अभी लैंग्वेज अपन ने बताई, मैं न्यूमेरिकल डेटा से बता देता हूँ। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा या अंदर सॉल्वेंट जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मात्रा सिस्टम में बढ़ती है, फ्रीजिंग पॉइंट घटना चालू होता है, 0 से -1 -2 -3 ऐसे घटता है। तो वो जो गिरावट है दैट इज डेल्टा टी। जितनी बड़ी गिरावट आएगी फ्रीजिंग पॉइंट में, जितनी ज्यादा गिरावट आएगी फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा ना। तो डेल्टा टी बड़ा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। किसी का फ्रीजिंग पॉइंट या डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से 5 नीचे चला गया, -5 डिग्री पे चला, तो स्मॉलेस्ट हो गया वो। दूसरे का 4 डिग्री गिरा तो उसका -4 डिग्री उससे बड़ा है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल के अंदर यही थोड़ा सा एक हाईलाइट होता है कि बच्चे इस वजह से गलती कर देते हैं, डेल्टा टीएफ से डायरेक्टली रिलेशन ले लेते हैं, बट ये उल्टा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगला सवाल, लिखेंगे इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ के आई, in aqueous solution of Ki, HgI2 is gradually added. In aqueous solution of Ki, HgI2 is gradually added. Full stop. Plot the variation of, graph बनाना यहाँ पे ना, plot the variation of freezing point of solution. Plot the variation of freezing point of solution with the mass of HgI2 added. Plot the variation of freezing point of solution with the mass of HgI2 added, assuming it to be completely insoluble. Assuming it to be completely insoluble, मतलब HgI2 solution में नहीं घुल रहा है, नहीं जा रहा, completely insoluble. Assuming it to be completely insoluble.
एक रिएक्शन आपके सपोर्ट के लिए दे रखी है जो बहुत जरूरी है यहाँ पे देना। गिवन रिएक्शन है 2Ki, राइट हैंड साइड में लिखेंगे 2Ki एक्वोस्टेट ब्रैकेट में AQ लिख लेंगे, प्लस HgI2 ब्रैकेट में सॉलिड स्टेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 2Ki एक्वस प्लस HgI2 सॉलिड बनाता है, यानी एरो ड्रॉ करें K2HgI4, ये कॉम्प्लेक्स है K2 स्क्वायर ब्रैकेट में HgI4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो K2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर HgI4 उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर, ये भी एक्वस स्टेट में। ठीक, तो इसके ग्राफ के बारे के अंदर बताएंगे। हाँ ऋतिक, वो देखो एक ही पॉइंट पे, मैं तो कहता हूँ कि अगर सवाल हमारा कहीं भी किसी एक गलती से गलत हुआ तो कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी, वो तो फाइनल आंसर के हिसाब से मिलेगा स्कोर जो मिलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आखिरी स्टेप तक बिल्कुल सही जाना चाहिए। डिप्रेशन विल बी नोटिस, विधान ऐसे बोला है, पहले डिक्रीज होगा फिर कांस्टेंट, ऐसा हर्षल ने क्वेश्चनिंग अंदाज में दिया है जवाब। कोई दिक्कत नहीं, श्रुति हो जाएगा, ग्राफ्स को जितना ज्यादा डील करेंगे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हाँ मोर प्रैक्टिस शीट्स वगैरह मिलेगी अभी आपको, मेरे ख्याल से 4 या 5 मिली है मे बी। और आपको बिगनर बॉक्सेस या मैंने होमवर्क के अंदर दिया था, कितने बच्चों ने कर ली? कुछ क्वेश्चन मार्क करके भेजे गए थे आपके पास में, ठीक है, मार्क करके स्पेसिफिकली बताते हैं एक्सरसाइज में ये वाले 1 में ये लगाना है, BB1 में, BB2 में, BB1 में कुछ नहीं लगाना, BB2 BB3, ठीक है, बढ़िया है। जिन्होंने नहीं किया जल्दी करें ना, इनको चीजों को होल्ड मत करें, अभी और दे दूंगा मैं, ये 2 चीजें और कवर होगी तो इससे रिलेटेड सवाल और आ जाएंगे, एक शीट भी आ जाएगी और मॉड्यूल भी। चलिए भाई आते हैं सवाल पे। कितने बच्चों ने इसका सोच लिया थॉट, इस वाले में आ जाएंगे? अभी जो सवाल अपन दे के बैठे हैं इसके अंदर कितने बच्चों ने सोच लिया है? अपने आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना, लैंग्वेज के अंदर बता देंगे। इंक्रीजिंग हाइपरबोला, उज्जवल ने ऐसा बोला है। अप्रोच नहीं आ पा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल है इसे ना, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। हाइपरबोलिक डिप्रेशन, इंक्रीजिंग हाइपरबोला, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, डिक्रीजिंग, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। ये वाले सवाल के अंदर थोड़ा सा, चलो एक काम करता हूं मैं ना, ग्राफ से रिलेटेड सवाल है, थोड़ा और अच्छे से सोचना चाहिए। हिंट दे देता हूँ एक, हिंट क्या मतलब, वो बहुत बड़ा हिंट है, चलो हिंट दे देते ना। प्रोसेस को सोचो सबसे पहले तो सब बच्चे भी उधर लिखना बंद करके इधर ध्यान से देखेंगे कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैं Ki का एक्वा सॉल्यूशन लेके बैठा हूँ ना, पोटेशियम हाइड्रेट का। तो पानी के अंदर पोटेशियम हाइड्रेट मिलाया गया, जिसकी वजह से ये अंदर जाके टूटता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा वगैरह नहीं देते तो 100% डिसोसिएशन लेते हैं अपन, तो Ki अंदर जाके 2-2 पार्टिकल में टूट जाता है। इसकी वजह से वहां पे कुछ ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, है ना, जिसकी वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ डिप्रेशन आया होगा। अब इस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का एक फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे जाके कुछ हो रखा होगा पहले से, सपोज -5 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ दी Ki, ठीक है, पानी होता तो 0 डिग्री होता, Ki मिलाने से डिप्रेशन आ गया और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है -5 है मान। अब इसमें हम HgI2 धीरे धीरे ऐड करें, यहाँ पे बोला गया था ग्रेजुअली, ग्रेजुअली एडेड। तो जैसे जैसे HgI2 ऐड होता जा रहा है वो इस रिएक्शन में ज्यादा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, और इसके 2 मोल से कितने पार्टिकल आएंगे? हर एक जना Ki 2 में टूटता है, तो ऐसे 2 मोल से कितने आएंगे? 4 मोल पार्टिकल। ये तो सॉलिड है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एनबी ऑब्जर्व में। ये वाला केस, एक पार्टिकल 3 आयन में टूटता है, 2 पोटेशियम और 1 कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये जो इधर बना है ये कितने पार्टिकल देता है? 3, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा हिंट है। स्टार्टिंग में जो स्पीशीज थी वो 4 पार्टिकल में टूटती थी, आगे जो बन रही है वो 3 पार्टिकल देती है। तो अब अपने को इस पे सोचना रहेगा ना कि फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा, इस पे विचार करिएगा। इसको यहीं होल्ड कर देते हैं अपन, इनफैक्ट समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। तो मुझे आप लोगों से यही कहना है कि भाई
अपना जो 12th वाला पोर्शन चल रहा है ना, सभी सब्जेक्ट में बिल्कुल अपडेटेड बढ़िया चलाओ। इसमें जो भी डाउट आते हैं रेगुलर बेसिस पे रोज का रोज ये अपन जो डाउट है अपने जो व्हाट्सएप के बैच वाइज ग्रुप्स है वहां पर सब्जेक्ट टीचर्स को दें, और ज्यादा अच्छा है। बच्चे मेरे पास भी पूछते हैं बट उसमें कई बार थोड़ा डिले हो जाता है ना। तो कोशिश करें कि अपने जो व्हाट्सएप के ग्रुप से वहां पर अपन डाउट्स फ्रीक्वेंटली पूछते रहे। थ्योरी से रिलेटेड भी कुछ है तो पूछ सकते हैं, थ्योरी से रिलेटेड आपको मेरे से पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चीजें एकदम क्लियर रखो, अप टू डेट चलना चाहिए। यानी अगली क्लास जब होगी वो नेक्स्ट वीक में हो रही है, कल संडे आ गए, तो ये इंश्योर करें कि कल के दिन में अभी तक का पढ़ा हुआ सभी सब्जेक्ट का बढ़िया से रिवाइज करो। एक एक डाउट को स्टिकी नोट पे लिखो कि कहाँ क्या डाउट है, और उस डाउट को फोटोग्राफ क्लिक करके अपने अपने सब्जेक्ट टीचर को भेज दो। ठीक है, बैच में जो अपने सब्जेक्ट टीचर उनको भेज दो, या जो पढ़ा रहे हैं उनको भेज दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेजो तो सही। ठीक, और 5-5 बार जिनसे नहीं बनते सवाल उनको मैंने बोला कि 5-5 बार सारी चीजें डेफिनेशन वगैरह अपने से लिखें। 10 दिन में 5 बार, मतलब कि ऑल्टरनेट डेज पे लिखते जाए बिना देखे। पहली बार देखना पड़ेगा, देख लो पढ़ लो, उसके बाद बिना देखे दिमाग पे जोर डाल करके लिखिए, जरूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सतीश, ऐसा कुछ लगे तो मेरी तरफ से भेज दिया करो। चलिए, टेक केयर, गुड डे टू